अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स कोचिंग। तो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट पार्ट 4 और हम इसमें पढ़ने वाले हैं शीत युद्ध के दायरे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है। शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट सामने आए। क्यूबा की जिस मिसाइल संकट से हमने इस अध्याय की शुरुआत की वह इनमें से एक था। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने खुद से रीडिंग कर ली होगी और मैं आपको समझा देती हूँ कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। इस पैराग्राफ में जो है शीत युद्ध के अहम घटनाक्रम को दर्शाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि शीत युद्ध के दौरान जो है बाज़ जगह छोटी छोटी जगहों पर जो है खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, बट ये तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं बदला। और यहाँ पर कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, स्पेशली जहाँ पे दोनों महाशक्तियाँ जो है लड़ी, वो है कोरिया में 1950 टू 1953 तक लड़ी, बर्लिन में 1958 टू 1962 तक लड़ी और कांगो में 1960 के शुरुआत में लड़ी। और कई अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ भी हुई। मतलब कि कुछ जगहों पर जो है सीधे सीधे मुठभेड़ भी सीधे सीधे जो है डायरेक्ट रूप से लड़ाई भी हुई। और इस तरह जो है संकट जो है और ज़्यादा गहराता गया और जो है शीत युद्ध, क्योंकि जो है कोई भी पक्ष जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। और फ्रेंड्स, यहाँ पर और एक बात दी गई है कि जब भी हम शीत युद्ध की बात करते हैं तो हमारे आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहाँ विरोधी खीमों में आपस में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ या फिर होने की संभावना बनी। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कि हमारी चैप्टर की फर्स्ट हेडलाइन थी क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस, वहाँ युद्ध होने की संभावना बनी लेकिन युद्ध हुआ नहीं। और कुछ आगे एग्जांपल्स दिए गए हैं, कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि 4 प्रमुख लड़ाइयाँ जो हैं शीत युद्ध में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। वो था सबसे फर्स्ट तो हमारा क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, दूसरा वियतनाम युद्ध, तीसरा कोरिया युद्ध और चौथा अफगानिस्तान युद्ध। और ये ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है व्यापक जनहानि हुई और कई बार ऐसे भी अवसर आए कि जब दोनों महाशक्तियों में राजनीतिक संवाद, यानी मतलब जो राजनीतिक जो उनकी बातचीत थी, जो उनकी नीति थी, वो नहीं हो पाई और जो है वो जारी नहीं रह पाई, वो टूट गया उनका आपस में संपर्क और इस तरह गलतफहमियां बढ़ी। तो चलिए देखते हैं दूसरे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। इस संदर्भ में गुटनिरपेक्ष देश की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने पढ़ा गुटनिरपेक्ष की यहाँ बात आ चुकी है और ये वही गुटनिरपेक्ष आंदोलन है जिसके बारे में हमने पढ़ा था चैप्टर के परिचय में। तो चलिए देखते हैं कि हमारी बुक में गुटनिरपेक्ष की तारीफ में क्या लिखा हुआ है। गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए कोई भी एक अहम लीडर होता ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, ये था गुटनिरपेक्ष का काम, मतलब कि इनका काम था दो देशों को लड़ने से बचने के लिए इनको बचाना, मतलब उसमें इन्होंने मध्यस्थता मतलब मीडिएटर यानी बीच के आदमी का काम किया, जो दोनों की बात इधर से उधर, दोनों की गलतफहमियां दूर करे। तो इसी तरह जो हमारे और फ्रेंड्स, आप सबको तो मालूम ही होगा जवाहरलाल नेहरू कौन थे। जवाहरलाल नेहरू थे हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री। और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है, कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थता की भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, आगे यही लिखा हुआ है कि मतलब कंक्लूजन, खुलासा यही निकला कि दोनों महाशक्तियां जो है हर हालत में उनको युद्ध टालना ही है दोनों महाशक्तियों को। इसलिए इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेदारी भरा बर्ताव किया और जो है संयम से काम लिया। अब आगे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों में कॉम्पिटिशन खत्म नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने जो है और युद्ध मतलब सब जानते थे कि युद्ध कभी भी हो सकता है, इसलिए जो है युद्ध को रोकने के लिए हथियार के बड़े जखीरे को जो है उन्होंने ज़रूरी समझा, बड़ा जखीरा। इसी को फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इसी को अपरोध का तर्क किया गया, यानी रोक और संतुलन का, यानी जहाँ दोनों तरफ जो है हथियार जो है बराबर हो। मतलब ये हो कि अगर वो जो है किसी इधर वाला दूसरे वाले पर हमला करता है तो दूसरे वाले के पास नुकसान होने के बावजूद इतने हथियार रहते हैं कि वो फिर भी उस पर जो है हमला कर सकता है।
और फ्रेंड्स इधर है, इधर आप लोग देख रहे होंगे ये क्या है, ये है शीत युद्ध का घटनाक्रम। मतलब यहाँ जो शीत युद्ध में जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, अच्छी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं हुई उनका घटनाक्रम यहाँ पे एक चार्ट के तौर पे दे दिया गया है। मतलब अहम अहम पॉइंट आउट कर दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये बुक जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें जैसे कि दिया गया है सन 1947 में क्या हुआ, साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स इसी तरह पूरा दे दिया गया है, आप इसको याद कर सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं ध्यान से, आपको याद में रहेगा। तो अब चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो देखते हैं कि हमारे इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि दोनों देश मतलब इस बात को समझ रहे थे, मतलब सभी के मन में इस बात की शंका थी कि संयम के बावजूद जो है कभी भी युद्ध हो सकता है। बिकॉज जो है कोई भी जो है किसी के बारे में जो है कोई गलत अनुमान लगा सकता है, गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर और एक नई बात आई, यहाँ पे एक नई शंका जताई गई। वो शंका क्या थी, वो शक क्या था? वो शक था कि अगर जिस तरह अनलिमिटेड हथियार है, जिस तरह ये मतलब कि इतना बड़ा सोवियत संघ है, इतने बड़े देश, जिस तरह परमाणु हथियार है, इतनी मतलब ना कोई उस पे पाबंदी है ना कुछ है। अगर किसी सैनिक ने शरारतन मतलब खुराफात किसी के भी दिमाग में आ सकती है, अगर किसी ने चला दी कोई मिसाइल तो दूसरे वाले को कैसे पता चलेगा कि जो देश ऐसी दुर्घटना का उस मिसाइल का शिकार हुआ होगा कि ये सिर्फ जो है एक दुर्घटना थी, ये कोई जो है षड्यंत्र नहीं था। तो ऐसे में बचने के लिए अब ये तो बहुत बड़ा सवाल है, कभी भी ऐसा हो सकता था। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या किया। तो फ्रेंड्स उससे पहले आता है हमारे पास एक कार्टून। चलिए इस कार्टून के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए हैं। मतलब कोई कुट्टी साहब होंगे, उन्होंने बनाया है ये कार्टून। और इसमें उन्होंने ये दिखाया सोवियत संघ, इसको दिखाया अमेरिका और ये है चाइना। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह अमेरिका ने खामोशी से सोवियत संघ को भी अपने साथ लगाए रखा, बट पीछे से जो है चाइना से भी दोस्ती कर ली। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने बताया भी था पहले वाली वीडियो में कि चाइना जो था वो सोवियत संघ की साइड था, बट जो है उसकी सोवियत संघ से कुछ अनबन हो गई थी और एक छोटा सा युद्ध भी हो गया था। तो इसलिए अमेरिका ने जो है हमने पढ़ा था कि अमेरिका ने गठबंधन का जो है तरीका इस्तेमाल किया था सबको अपने साथ शामिल करने के लिए। तो इस तरह अमेरिका ने खामोशी से दोस्ती कर ली। अब दूसरे कार्टून में है एक नज़र इधर भी। दूसरे कार्टून में लिखा हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन वियतनाम के मसले पर बड़े कष्ट में जान पड़ते हैं। मतलब ये जॉनसन साहब हैं, इन्होंने जो है ये जो इनकी प्लेट में जो डिश रखी है, आई थिंक केकड़ा है, इसको इन्होंने वियतनाम के मतलब वियतनाम को दर्शाया गया है, वियतनाम की डिश के रूप में वियतनाम को दर्शाने की कोशिश की गई है। तो इसमें इन्होंने वियतनाम को काफ़ी हल्के में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो देख सकते हैं आप किस तरह वो देख रहे हैं, इसकी तरह इनकी नज़रों को भी देख सकते हैं। बट जो है वियतनाम ने कुछ इस तरह इन पर हमला कर दिया, जैसे को तैसा हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए हम क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई गलती से शरारतन कोई सैनिक कोई मिसाइल ला दे तो क्या होगा, इस दूसरे वाले को कैसा पता लगेगा। उसका सॉल्यूशन अमेरिका और सोवियत संघ ने क्या निकाला। तो पढ़ते हैं, इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ ने कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। मतलब फ्रेंड्स अब उनकी अकल में बात आई कि जिस तरह हमने इतने अनलिमिटेड हथियार बना दिए हैं, अब इनको लिमिट में लाने के लिए जो है आपस में इन दोनों ने बातचीत की। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने एक संधि का नाम पढ़ा अस्त्र नियंत्रण। तो आप भी जो है अपने क्या है पहले हम पढ़ लेते हैं सही से। अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप भी अपने हथियार उठा लें, मेरा मतलब है कॉपी और पेन उठा लें और इसको लिख लें। अस्त्र नियंत्रण संधि द्वारा आपसे सवाल किया जाएगा कि किस संधि द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी गई।
तो हम क्या लिखेंगे उसका आंसर, अस्त्र नियंत्रण संधि द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी गई और उसमें अस्थायी संतुलन लाया जा सकता है। मतलब अस्थायी संतुलन मतलब कि एक फिक्स जो है बैलेंस, यानी कि एक फिक्स लिमिट कर दी जा सकती है कि इतना आप रख सकते हैं, इतना आप रख सकते हैं। और ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई। मतलब ये 1960 में स्टार्ट हुआ ये सब, और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौतों पर दस्तखत किए। दस्तखत मतलब साइन, और साइन मतलब हस्ताक्षर। मतलब कि एक दशक के अंदर तीनों ने 3 संधियों पर जो है साइन किए, और वो संधियाँ थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। और यहाँ इंग्लिश नाम दे दिया गया है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो फ्रेंड्स एक्चुअली ये वर्ड्स जो हैं, ये संधियाँ जो थी, जैसे कि आप सबको पता है कि युद्ध जो है यूरोप की साइड हो रहा था, तो ये इन संधियों के जो नेम हैं वो सब भी जो है इंग्लिश ही में थे। वो हमारी आसानी के लिए जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए गए हैं, बट जो है असल में इंग्लिश ही के नेम है। हमें इंग्लिश के नेम याद करना ज़रूरी है, बिकॉज जब हम नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ेंगे तो हमारी इंग्लिश वाले नेम ही काम आते हैं। तो इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर के और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियाँ की। तो फ्रेंड्स मतलब कि अब दोनों महाशक्तियों को समझ में आ रहा था कि हमें जो है ये हथियार जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। इधर है एक फोटो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। तो इसमें ये है जोसेफ ब्रोज टिटो, जिनकी पैदाइश हुई थी 1892 को और उनकी डेथ हुई 1980 को। यूगोस्लाविया के शासक हैं ये, जिन्होंने यूगोस्लाविया पर शासन किया 1940 से 1980 तक। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े थे ये। साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी थी इन्होंने और यूगोस्लाविया में एकता कायम की। बहुत ग्रेट। और इधर है हमारे जवाहरलाल नेहरू, मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिनकी जो जन्म हुआ था 1889 को हुआ था और उनकी डेथ हुई थी 1964 को। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जो रहे 1947 से 1964 तक। एशियाई एकता को इन्होंने कायम किया। अनौपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सहस्तित्व की वकालत की। तो मतलब फ्रेंड्स ये इनका थोड़ा सा परिचय दिया गया था। और ये सब कौन है? ये सब हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद से रीडिंग करते ही होंगे। फ्रेंड्स जैसा कि आप सबको पता है कि हम लाइन टू लाइन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है छूट ना पाए, हमें कन्फ्यूज़न ना रहे, हम कंफ्यूज ना हो। बिकॉज यहाँ पे जो है कई सारे जो है सेम नेम के जो है वो हैं, सेम नेम की संधियां हैं एक जैसी। तो हमें उनको जब हम उनके बारे में विस्तार पूर्वक एक के बारे में सही से पढ़ते हैं तो इस तरह हमारे अंदर कन्फ्यूज़न नहीं रहती। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इसको एक्चुअली हम वैसे बोरिंग तरीक़े से पढ़ नहीं रहे हैं और नहीं हम पढ़ सकते हैं। बोरिंग तरीक़े से पढ़ाई हो ही नहीं सकती, ऑलरेडी हम लोग बहुत बोर हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी फ़ायदेमंद लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आपके साथ आसानी के साथ एग्ज़ाम दे सकें। और मेरे चैनल आर्ट्स कोचिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पढ़ाऊँ तो आपके पास फ़ौरन से पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।